यहाँ here we are going to discuss some basic features of charging and discharging of capacitor. जैसे ये दो सर्किट, कंसिडर दीज टू सर्किट्स, जहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिख रहा है और कैपेसिटर भी। इसमें अगर स्विच को मैं क्लोज करूँ, ये मानते हुए कि पहले किसी कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ स्विच को क्लोज करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। स्विच को क्लोज करने के बाद तुरंत दिमाग में आएगा कि यहाँ पे क्या करंट आएगी, यहाँ चार्ज क्या आएगा। तो एक प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कैपेसिटर इसमें रेजिस्टेंस में ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है V इक्वल टू IR, और कैपेसिटर में जो वोल्टेज सेटिस्फाई होता है वो करंट से नहीं बल्कि चार्ज से आता है, राइट। तो इफ वी इमेजिन कि जैसे यहाँ इस सर्किट को देख कर यहाँ क्लोज करेंगे, दिमाग में आएगा कि सारा पोटेंशियल यहाँ लग जाएगा और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ चार्ज हो जाना चाहिए CV0 इसको क्लोज करने के बाद। तो यहाँ क्लोज करने के बाद सारा चार्ज CV0 थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आ गया। यहाँ क्लोज करने के बाद अगर ये पोटेंशियल यहाँ लगा हुआ मान लें, वो सारा चार्ज यानी यहाँ CV0 हो गया, तो इसमें क्या गलत है? देयर इज इम्पॉसिबिलिटी, ये चीज़ लगभग इम्पॉसिबल है कि क्लोज करने के बाद यहाँ इस सर्किट में सारा चार्ज यहाँ CV0 हो जाए तुरंत। क्यों? क्योंकि तुरंत यहाँ चार्ज आ जाने का मतलब होगा कि करंट इज इनफाइनाइट, बिकॉज वी नो दैट करंट is rate of flow of charge, vice versa charge is integration I dt। तो अगर within no time say t tending to 0, this dt tending to 0, और चार्ज हमारा फाइनाइट हो गया, तो जीरो में इनफाइनाइट मल्टीप्लाई होके तो फाइनाइट दे सकता है, राइट। और इनफाइनाइट करंट होने का मतलब हुआ यहाँ वोल्टेज इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि R जीरो नहीं है, ये इन्फिनिटी है, तो R तो फाइनाइट है। इन्फिनिटी इंटू फाइनाइट इज इन्फिनिटी। यहाँ वोल्टेज इन्फिनिटी तभी हो सकता था जब यहाँ इन्फिनिटी वोल्टेज हो, यानी बहुत लार्ज हो, वो है नहीं। तो नेट रियलिटी होना चाहिए कि जहाँ भी कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर की ब्रांच में अगर कोई रेजिस्टेंस है, तो उस केस में कैपेसिटर का चार्ज अचानक चेंज नहीं हो सकता। दैट इज द की पॉइंट, चाहे चार्जिंग का केस हो चाहे डिस्चार्जिंग का केस हो। अगर ये पॉइंट दिमाग में है कि कैपेसिटर का चार्ज उस केस में अचानक नहीं चेंज हो सकता जहां उसके साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है। सिंपल रिजल्ट, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, चाहे बहुत सारे कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस हो, ये रिजल्ट वहां भी काम करेगा। दिस फैक्ट विल बी एप्लीकेबल देयर आल्सो, कि अगर किसी कैपेसिटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है तो उस कैपेसिटर का चार्ज अचानक चेंज नहीं होगा, ना अचानक घटेगा ना अचानक बढ़ेगा, बट टाइम इट कैन चेंज, राइट। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ कैपेसिटर का चार्ज इस स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद CV0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस, एंड वंस देयर इज नो रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR से देखें, R जीरो है, V फाइनाइट है, तो करंट कैन बी इनफाइनाइटली लार्ज। तो यहाँ एक लार्ज करंट डेवलप होगी। वो अलग बात है कि उस केस में इस सर्किट के बर्न आउट होने के चांसेस रहते हैं, बट अगर वोल्टेज ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिकली हर सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसा इसलिए नहीं होता कि सर्किट बर्न आउट हो जाए। लेकिन आइडियली अगर हम इसको जीरो मान लें तो साथ ही मान लेते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पावर है, मेल्टिंग टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो ये CV0 चार्ज हम यहाँ मानने में थ्योरेटिकली इट इज़ करेक्ट, क्योंकि इनफाइनाइट करंट होगी। इनफाइनाइट करंट थोड़े से टाइम में फाइनाइट चार्ज भेज सकता है। मैथमेटिकली देखा जाए तो कहीं भी x इंटू वाई अगर है इक्वल टू Z, ये टेंडिंग टू जीरो है, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, दिस प्रोडक्ट में भी फाइनाइट, जिसको मैथमेटिकल सेंस है वो चीज़ समझ सकते हैं। तो जब भी कैपेसिटर के साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस कैपेसिटर का चार्ज तो अचानक चेंज हो सकता है, चाहे चार्जिंग का केस हो चाहे डिस्चार्जिंग का हो।
बट जहाँ कैपेसिटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है उसका चार्ज कभी भी अचानक चेंज नहीं हो सकता। अगर ये पॉइंट हमें क्लियर है तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रॉब्लम कभी भी ट्रबल नहीं करेगी। एक दो सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं इसी में टू रियलाइज दिस फीचर। जैसे मोस्ट कॉमन केस जो है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है और सेल है, और इसके साथ ही हमने स्विच दिखा दिया। और सपोज कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटेंस ऐसी, रेजिस्टेंस आर, सेल इज ऑफ, ईएमएफ वी नॉट, स्विच ऐसे। तो जैसे ही इसको क्लोज करेंगे, उस कॉन्सेप्ट पे चलें कि यहाँ कोई चार्ज नहीं था, तुरंत नहीं आएगा। तो क्लोज करने के तुरंत बाद उस टाइम को हम लोग सिंबल दे सकते हैं 0+। 0+ मीन्स टी को 0 क्लोज हुआ उसके जस्ट बाद टी को 0+ पे पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर तो हो जाएगा चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन सी। चार्ज ऑन कैपेसिटर एकदम से चेंज नहीं हो सकता, वो 0। तो पोटेंशियल अक्रॉस आर फिर क्या होगा? तो केवीएल से चलें। केवीएल की डिमांड है, केवीएल की रिक्वायरमेंट क्या है? जो भी पोटेंशियल कहीं से चलने पर गेन होगा उतना आगे ड्रॉप होना चाहिए। तो यहाँ गेन वी नॉट का हुआ, यहाँ ड्रॉप कुछ है नहीं बिकॉज 0, तो सारा ड्रॉप फिर यहाँ होगा। दैट मीन्स क्लोज करने के तुरंत बाद यहाँ से यहाँ पोटेंशियल वी नॉट मिल जाएगा हमें। तो वी आर हो जाएगा वी नॉट, देयरफॉर आई विल बी पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस अपॉन आर, दैट इज वी नॉट बाई आर। बेसिक बट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया कि इस स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद, इस स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद यहाँ सारा पोटेंशियल वी नॉट हो जाएगा और यहाँ पोटेंशियल क्या मिलेगा? 0। करंट क्या हो जाएगी? वी नॉट बाई आर। वी कैन से इसकी स्टार्टिंग जो चार्जिंग करंट होगी दैट विल बी वी नॉट बाई आर, एज इफ ये कैपेसिटर पिक्चर में ही ना हो, राइट। इसी सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करके कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेके चलते हैं। जैसे ये है सर्किट, यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एक रजिस्टर और है, और हियर वी हैव ए स्विच एंड सेल एस वी नॉट, और इस सेल में एक रेजिस्टेंस भी और मान लेते हैं और टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे सेल के साथ एक रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं। लेट अस से ये है आर, ये है 3R, ये है 6R। ये डेटा मैंने प्रॉब्लम की कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए लिया है इस तरह से। एंड दिस इज कैपेसिटेंस C। अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? जो सिंपल बट जो पहले जस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उतने का ही यूज करके केवल कहा जाएगा कि स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद, जबकि क्लोज करने के तुरंत पहले यहाँ कैपेसिटर चार्ज क्या दिया हुआ था? 0। अब क्वेश्चन क्या है कि स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद यानी t = 0+ टाइम पर हमें I in R चाहिए, हमें I in 3R चाहिए, हमें I in 6R चाहिए, और हमें पोटेंशियल अक्रॉस C चाहिए। इसमें सबसे इजी है बताना पोटेंशियल अक्रॉस C। वाई? क्योंकि स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद कैपेसिटर के साथ देखेंगे कोई रेजिस्टेंस है, आंसर यस, तो इसका चार्ज अचानक चेंज नहीं होगा। तो पहले क्या था? 0, तो क्लोज करने के तुरंत बाद भी रहेगा 0। तो यहाँ हमें पोटेंशियल में क्या? चार्ज अपॉन C, दैट इज 0। अब यहाँ 0 पोटेंशियल होने का मतलब हुआ कि दिस एलिमेंट, ये पॉइंट समझने वाला, दिस एलिमेंट विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, एज इफ जब कोई भी वायर हम लोग नॉर्मली दिखाते हैं, जैसे ये पार्ट दिख रहा है, दिस इज ए कनेक्टिंग वायर, वी सी इट कनेक्टिंग वायर। यहाँ पोटेंशियल कुछ नहीं है, जो यहाँ है वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज 0। वी से
ऐसे वायर को हम जिसका पोटेंशियल जीरो होता है उससे हम कनेक्टिंग वायर कह सकते हैं। तो वी कैन से, क्योंकि ये से यहाँ तक पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ से यहाँ तक एज इफ एक कनेक्टिंग वायर यहाँ लगा हुआ है, ऐसे मान लेंगे। और ऐसा मानते ही, बल्कि और सिंपल वे में दिखा दें इसको बीच से ही जोड़ दें और थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं, एज इफ ये कैपेसिटेंस यहाँ है ही नहीं। ये चीज़ हम कब करेंगे? केवल इन द बिगनिंग। स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद सर्किट हमें ऐसे फील होगा। अगर ये रियलाइज कर लिया तो ये सारी चीज़ें निकल आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये सर्किट हो गया, ऐसा हम क्यों दिखा पा रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल यहाँ से यहाँ जीरो है। इस वायर का पोटेंशियल जीरो होता है जब भी ऐसा वायर दिखाया जाता है। तो ऐसा दिखाने में सर्किट में कोई मिस्टेक नहीं होगी। बट ऐसा हम केवल शुरू में दिखाएंगे, क्लोज करने के तुरंत बाद। जैसे से यहाँ चार्ज आएगा, वोल्टेज आएगा, अब फिर ऐसा नहीं दिखा पाएंगे, राइट। तो फिलहाल अब ये एनालाइज करते हैं। इस समय इन द बिगनिंग स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद सर्किट अगर ऐसा दिख रहा है, दैट मीन्स ये दोनों रजिस्टर किस में हो गए? पैरेलल में। और 6R और 3R का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रहता है 2R। आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस सेल को फील होगा कि यहाँ टोटली 2R रेजिस्टेंस है जिसके साथ R सीरीज में है। तो सेल जो करंट भेजेगी इन द बिगनिंग यहाँ से, वो भेजेगी V0/3R। मैं फिर से बताऊँ इसको, दिस इज नेट 2R R के साथ सीरीज हो गया। सेल को लगेगा यहाँ कुल 3R रेजिस्टेंस है, राइट। तो उनका करंट भेजेगी V0/3R। अब जो V0/3R जा रहा है तो मैं R, यही करंट वापस यहाँ आएगी ऐसे इधर से, तो R की करंट हमें मिल गई, दैट इज V0/3R। कब? स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद। स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद 3R में कितनी जाएगी? ये सब शुरू में ही है। स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद यहाँ से करंट ये निकली। अब इसको हमें बताना है कि दो पार्ट में जब बटेगी तो कैसे बटेगी, दैट इज इन पैरेलल। और पैरेलल में करंट का बंटवारा कैसे होता है, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। चूँकि हम लोग कई सारे तरीके हैं, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस की प्रोपोर्शनल का बांट दें, या चूंकि उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस में निकल चुका है 2R, तो हम मानेंगे कि V0/3R करंट यहाँ 2R में जा रही है। तो यहाँ वोल्टेज हमें मिल गया, यहाँ से यहाँ वोल्टेज मिल गया V0/3R इंटू 2R। और वही वोल्टेज इसके क्रॉस है, वही वोल्टेज इसके क्रॉस है। ये है बेसिकली 2V0/3। तो 2V0/3 अपॉन 3R इसमें करंट हो जाएगी। तो 2V0/3 अपॉन 3R यानी 9R। तो यहाँ करंट हो जाएगी यही वोल्टेज अपॉन 6R। तो 2/3 अपॉन 6, 2/3 अपॉन 6 तो V0/9R। और यही डिस्ट्रीब्यूशन का एक शॉर्ट तरीका ये होता है, जबकि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो उनमें करंट उनके रेजिस्टेंस की इनवर्स रेशियो में बांट देनी चाहिए। तो शिफ्ट टाइम, कई बार स्टिक शिफ्ट टाइम बचता है। जैसे ये रेजिस्टेंस इसका आधा है तो यानी इसमें करंट इसकी डबल आएगी, यहाँ डबल आएगी। तो यहाँ की करंट को मैं, इसकी करंट को थोड़ी देर के लिए I मान लो, तो इसमें करंट होगी 2I। इनका सम हो गया 3I। तो 3I जो यहाँ जंक्शन लॉस देखें टोटल जा रही कितनी, V0/3R। तो V0/3R इज 3I। तो I कितना हो गया, V0/9R। दिस V0/9R ये आ गई इसमें 6R में। ये तो आना था ना 3I, इसमें I, राइट। अब उसका डबल इसमें होना है तो डबल यहाँ हो गया, इसी का डबल। तो इस तरह से हमें स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद सब कुछ मिल गया। इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, यहाँ पोटेंशियल मिल गया, जीरो है वो, सब सारी चीज़ें मिल गई है। केवल इस कॉन्सेप्ट यूज करके कि कैपेसिटर में अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है तो उसका चार्ज अचानक चेंज नहीं होगा, राइट। इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं एक प्रॉब्लम और डिस्कस करता हूँ। जैसे ओके, सपोज दिस इज द सर्किट। यहाँ पहले किसी कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है और स्विच को क्लोज किया जाता है।
रेजिस्टेंस केवल यही है जहाँ दिखाया मैंने। स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद सबसे पहला क्वेश्चन कि दोनों कैपेसिटर पर वोल्टेज क्या आएगा। तो स्विच को अगर हमने क्लोज कर दिया तो सर्किट हमारा ऐसा हो गया। अब इसमें इस बात का यूज करें किस कैपेसिटर के साथ कोई रेजिस्टेंस है, किसके साथ नहीं है। क्या ये बात पता लग रही है? तो इस कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तो चार्ज अचानक ही नहीं होगा, यानी जीरो का जीरो बना रहेगा। तो आई कैन से कि टी इक्वल टू जीरो प्लस पे जो नॉर्मली जीरो प्लस मीन्स क्लोज करने के तुरंत बाद, तो पोटेंशियल क्रॉस C1 हमें क्या मिलेगा? जीरो। बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल क्रॉस C2? पोटेंशियल क्रॉस C2, अब इस सर्किट में देखें ऐसे बाहर बाहर आके, तो ये पूरा लूप बन रहा है, पूरे लूप में KVL लग जाएगा। यहाँ पूरे लूप में देखें तो पोटेंशियल जितना गेन होगा V नॉट, आगे कहीं ना कहीं उतना ड्रॉप होना चाहिए। यहाँ ड्रॉप हुआ नहीं, यहाँ हुआ नहीं, सब कनेक्टिंग वायर हैं, तो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल एग्जैक्टली V नॉट हो जाएगा C2 का। ये चेंज कैसे हो गया अचानक? इसलिए चेंज हो गया क्योंकि इसके रास्ते में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और इसलिए इसमें करंट इन्फिनाइट यानी लार्ज मैग्नीट्यूड की डेवलप होकर विद इन नो टाइम यहाँ चार्ज प्रोड्यूस कर देगी। वो चार्ज यहाँ पोटेंशियल दे देगा, तो इसका मैं चार्ज भी बता सकता हूँ, दैट विल बी C2 V नॉट। क्लोज करने के तुरंत बाद, स्विच के क्लोज करने के तुरंत बाद ऐसा होगा, राइट। लेकिन इसी में थोड़ा सा फिर मैं चेंज करता हूँ। अब जो ऊपर का सर्किट था वहाँ भी एक रेजिस्टेंस डाल दिया मैंने, या मैं स्टार्टिंग में डाल देता हूँ। वहाँ तो डायरेक्ट नहीं दिखाते, इसमें here we can ये स्विच V नॉट R से 2R, here we have C2, here we have C1। और शुरू में कहीं कोई चार्ज नहीं था, अब भी वही चीज़ है। लेकिन अब जब क्लोज करेंगे तो फिर से क्लोज करने के तुरंत बाद यानी टी इक्वल टू जीरो प्लस पर क्या क्या चीज़ चाहिए हमें? वही चीज़ें चाहिए। VC1 क्या होगा, VC2 क्या होगा, करंट्स क्या होगी R में, करंट क्या होगी 2R में, लाइक दैट। और इवन करंट यहाँ पूछी आ सकती है, इस ब्रांच में क्या आएगी करंट। लेट अस सी हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उतना ही यूज़ करके शायद आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखें कि क्या कोई कैपेसिटर है जहाँ तक पहुँचने वाली करंट में कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है, इसके रास्ते में जो करंट आएगी वो देखो यहाँ से चल के जैसे इधर चलेगी रेजिस्टेंस आ गया, तो इसके रास्ते में अब हम नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट यहाँ अब फाइनाइट आएगी। करंट यहाँ फाइनाइट आएगी। जब करंट यहाँ फाइनाइट आएगी तो इसका चार्ज भी अचानक चेंज नहीं होगा। तो स्विच को क्लोज करने के बाद इसका भी चार्ज क्या रहेगा? जीरो, यानी इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? जीरो। सो हियर इट इज जीरो। और ऑब्वियसली C2 का तो जीरो रहेगा कि वहाँ अचानक चार्ज वहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ तो रेजिस्टेंस साफ साफ दिख रहा है हमें, राइट। व्हाट अबाउट नाउ I इन रेजिस्टेंस? तो अब सर्किट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद सर्किट इफेक्टिव होने वाला ऐसा दिखेगा। ऐसे मैंने बताया था जहाँ भी कैपेसिटर पर पोटेंशियल जीरो हो तो कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर देंगे बाय ए कनेक्टिंग वायर, राइट। और यहाँ 2R, फिर इसको भी कनेक्टिंग वायर। बेसिकली इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ कैपेसिटर था, यहाँ कैपेसिटर था, और ये एक रेजिस्टेंस है, ये सेल है, ये स्विच तो क्लोज हो चुकी है। तो ये सर्किट होगा इफेक्टिवली स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद ऐसा दिखेगा सर्किट। क्योंकि जब इसका पोटेंशियल जीरो, जिसको हमने कनेक्टिंग वायर्स दिखा दी, यहाँ पोटेंशियल जीरो, इसको कनेक्टिंग वायर्स दिखा दिया, राइट। अब सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं
ये मान के चलो कि यहाँ सपोज करंट है आई, तो आई यहाँ पे जाने के बाद दो पार्ट में बंटना है उसको, इधर और ऐसे। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ दिख रही है कि जब यहाँ कनेक्टिंग वायर पूरा बन गया तो यहाँ से यहाँ कोई पोटेंशियल करंट यहाँ हो अगर, तो आर तो है नहीं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। यानी इस 2R के दोनों एंड जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे आ गए, यानी यहाँ करंट हो जाएगी जीरो। क्योंकि जब किसी भी रेजिस्टेंस में दोनों एंड जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे आ गए तो वहाँ करंट जा ही नहीं सकती। इसको फिर से देखते हैं कि जब यहाँ इसके दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इसमें करंट जीरो आएगी। फिर इस करंट का होगा क्या, जाएगी कहाँ, फिर जंक्शन लगाएं, जब इधर नहीं जा सकती तो सारी फिर ऐसे आएगी, जो करंट यहाँ है आई वही आई यहाँ जाएगी। दैट इज इंटरेस्टिंग। अब फिर उसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो उसकी वैल्यू के लिए हम इस लूप में केवीएल लगा दें। जो गेन वोल्टेज का हुआ आगे उतना ड्रॉप होना चाहिए, तो ये ड्रॉप देखें क्या और भी कहीं हो सकता है, नहीं, क्योंकि और कहीं इस रास्ते में रेजिस्टेंस ही नहीं है। कोई कहेगा यहाँ तो करंट ही नहीं जा पा रही, क्यों नहीं जा पा रही कि यहाँ वोल्ट इस वायर ने, जिसका पोटेंशियल अपना जीरो है, इसने एक तरह से इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो फिर ये आई आगे चलेगी। तो फिर ये ड्रॉप हुआ फिर कहाँ, सारा यहाँ हुआ, तो आर के क्रॉस पोटेंशियल वी नॉट आ गया, ये तुरंत ही यहीं ड्रॉप हो गया, राइट। जब यहाँ पोटेंशियल वी नॉट हो गया तो करंट हो गई वी नॉट बाई आर, वी नॉट बाई आर, तो ये वी नॉट बाई आर हो जाएगी करंट इसमें, और इसमें फिर हो जाएगी जीरो, जैसे बताया था। इसमें करंट नहीं जाएगी और सारी फिर यहाँ जा रही है तुरंत क्लोज करने के तुरंत बाद। तो ये सारी चीजें एक ही कॉन्सेप्ट निकल के आ रही हैं कि कैपेसिटर का चार्ज अचानक चेंज नहीं होता अगर उसके रास्ते में सर्किट है, और अगर उसके रास्ते सॉरी रेजिस्टेंस है, उसके रास्ते में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो उस तक करंट लाने वाले ये रास्ते में, तो उसका चार्ज अचानक चेंज हो सकता है। इसी तरह और भी इसमें इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करता है वो ये है सीआरसी सर्किट यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग में एक प्रॉब्लम और देखते हैं। उसका केवल बेसिक पार्ट ये है कैपेसिटर, जिससे कैपेसिटेंस है सी, इसको इस तरह से रेजिस्टेंस और बाकी से कनेक्ट किया गया है। स्विचेस शुरू में ओपन है, बट इस कैपेसिटर पर ऑलरेडी एक चार्ज है, जिस इस तरह से कि पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट बाई थ्री, यानी यहाँ चार्ज होगा सी वी नॉट बाई थ्री, यहाँ माइनस वी नॉट बाई थ्री। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस स्विच को क्लोज किया जाए दोनों के एक साथ, तो क्लोज करने के तुरंत बाद हमें डिफरेंट ब्रांच में करंट बतानी है। क्लोज करने के तुरंत बाद डिफरेंट ब्रांचेस में करंट बतानी है। दैट मीन्स हमें करंट सेल के थ्रू बतानी है, आई थ्रू सेल, आई थ्रू 2R, आई थ्रू R, राइट। तो यहाँ भी एक ही कॉन्सेप्ट यूज होना है। देखें जहाँ कैपेसिटर है एक कैपेसिटर है, इसके साथ रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस इसके साथ में मिल गया तो आई एम श्योर कि इसका चार्ज अचानक चेंज नहीं होगा। जैसे दोनों स्विचेस को हमने एक साथ क्लोज किया तो T इक्वल टू 0 प्लस की बात करें तो इसमें अब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज था, तो यहाँ वो अचानक चेंज नहीं हुआ क्योंकि चार्ज अचानक नहीं चेंज होगा, राइट। अब फिर सर्किट हमारा इफेक्टिवली कैसे दिखेगा इस समय पर, क्लोज करने के स्विचेस को क्लोज करने के तुरंत बाद। इसको मैं इधर दिखाता हूँ। सर्किट हमारा इफेक्टिवली कुछ ऐसा दिखेगा। कैपेसिटर को मैं थोड़ी देर के लिए एक सेल जैसा दिखा सकता हूँ कि इसका रोल क्या है। पोटेंशियल शेयर करने वाला एलिमेंट है, जहाँ यहाँ से यहाँ पोटेंशियल कितना घट रहा है वी नॉट बाई थ्री, तो क्लोज करने के तुरंत बाद भी वी नॉट बाई थ्री मिलेगा। तो इसको मैं इस तरह की एक सेल जैसा दिखा सकता हूँ, उससे प्रॉब्लम को डील करना ईजी हो जाएगा। वैसे दिखाने से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी है।
ये रेजिस्टेंस दिखा देंगे, यहाँ स्विचेस क्लोज हैं तो कनेक्टिंग वायर में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ये स्विच भी क्लोज है तो सर्किट हमारा इफेक्टिवली ऐसा हो जाएगा। अब सिंपल हो गया ये। लेकिन ये सर्किट क्लोज, स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद ही माना जाएगा, आगे ऐसा हम नहीं मान पाए क्योंकि चार्जेस चेंज होंगे, पोटेंशियल चेंज होंगे ड्यू टू करंट। तो ये सर्किट हो गया। तो इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए बेसिक केवीएल और केसीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ या लूप लॉ और जंक्शन लॉ, कुछ भी नाम दे दें, दो लॉ होते हैं। एक तो केवीएल जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ कहते हैं, दूसरा किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो इन्हीं दोनों को लगा के प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। आगे कैसे देखते हैं। सपोज इसको देखें, जहां वोल्टेज आसानी से पता लग रहा है, इस रेजिस्टर के दोनों एंड के बीच एक नेट एक सेल दिख रही है हमें। तो यहाँ तो पोटेंशियल क्लियर हो गया, इसके दोनों टर्मिनल पोटेंशियल बी नॉट पर हैं के डिफरेंस पे हैं। तो वी कैन से इसमें करंट, जिसका पोटेंशियल रेजिस्टेंस का पता लग गया उसमें करंट पता लग गई है, इसमें करंट हो जाएगी बी नॉट बाई 2R। तो आई इन 2R तो हमें तुरंत ही मिल गया, राइट। और फिर इसमें देखते हैं, यहाँ हमें करंट भी नहीं पता लग पाएगी, ये करंट सारी यहीं से आएगी या कुछ इधर भी जाएगी, वी कांट से। हम इसकी करंट भी नहीं कह सकते क्या होगी, बट इसमें आते हैं, इस रजिस्टर में रजिस्टर की करंट आसानी से पता लगती है अगर उसका हमें पोटेंशियल पता लग जाए। अब ऐसे चला जाए, इस आउटर लूप में केवीएल लगाते हैं, और केवीएल ओरली भी लगाने आना चाहिए सिंपल सर्किट में, बार लंबी क्वेश्चन की बजाय ऐसे सिंपल ढंग से सोचें। केवीएल का कॉन्सेप्ट होता है पूरे लूप में जितना गेन हो आगे चल के उतना कहीं न कहीं उसी लूप में ड्रॉप होना चाहिए। तो यहाँ वी नॉट का गेन हुआ है, आगे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ का हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ ड्रॉप हो गया वी नॉट बाई 3 का। जो गेन वी नॉट था आगे वी नॉट बाई 3 यहाँ ड्रॉप हो गया, और टोटल ड्रॉप वी नॉट होना है, इधर कुछ होना नहीं इस रास्ते में। तो वी कैन से कि यहाँ ड्रॉप हो जाएगा 2 वी नॉट बाई 3, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 2 वी नॉट बाई 3। ये सब कुछ हो रहा है स्विचेस को क्लोज करने के तुरंत बाद। आगे क्या होगा वी कांट से, उसकी फिलहाल हमें जरूरत भी नहीं है अभी। तो ये केवीएल पूरे लूप में सेटिस्फाई हो गया। अगर यहाँ पोटेंशियल मैंने 2 वी नॉट बाई 3 मान लिया ऐसे, और ऐसा मानने के बाद इसकी करंट भी हमें मिल गई। कैसे मिल गई, दिस सिंपली दिस पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, तो आई टू आ जाएगा, आई नार आ जाएगा 2 वी नॉट बाई 3 अपॉन, यानी यहाँ की जो करंट है, सॉरी यहाँ की जो करंट होगी वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 2 वी नॉट बाई 3 अपॉन आर, यानी 2 वी नॉट बाई 3R। तो हमें इस ब्रांच में करंट मिल गई और इधर की मिल गई। तो इसमें निकालने का सिंपल तरीका हो गया बाई जंक्शन लॉ, ये करंट में मिल गई, ये मिल गई है। तो यहाँ करंट क्या आएगी, जैसे मैं आई कहने जा रहा हूँ, जैसे आई सेल भी कहेंगे। तो इसको पाने के लिए वी कैन अप्लाई हियर जंक्शन लॉ, जो इस जंक्शन से बाहर जा रही हैं उतनी जंक्शन पर आनी चाहिए। जा रही है वी नॉट बाई 2R, 2 वी नॉट बाई 3R, ये जा रही है, ये जा रही है। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें आई थ्रू सेल, यानी ये वाली आई आ जाएगी, यानी 2 वी नॉट बाई 3R प्लस वी नॉट बाई 2R। तो ये आंसर हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी 7 वी नॉट बाई 6R। ये हमें करंट मिल गई इसमें, इस सेल में स्विचेस को क्लोज करने के तुरंत बाद। इसमें आरसी सर्किट का केवल सिंपल इतना ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि कैपेसिटर का चार्ज स्विचेस को क्लोज करने के बाद अचानक चेंज नहीं हुआ क्योंकि उसके रास्ते में रेजिस्टेंस था। उसके बाद ये प्रॉब्लम सिंपल सर्किट की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे केवीएल और केसीएल लगा के सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। कैपेसिटर से रिलेटेड एक जो
और कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट है आरसी सर्किट की चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, वो ये होता है कि कैपेसिटर पर चार्ज अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो एक टर्म होता है स्टेडी स्टेट चार्ज। लॉन्ग टाइम बाद स्टेडी स्टेट चार्ज किसी भी कैपेसिटर पाने का मतलब है वो चार्ज जो कांस्टेंट हो जाए, और अगर चार्ज कांस्टेंट हो गया इसका मतलब उस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगी, जीरो, राइट। जहाँ कहीं भी कैपेसिटर की प्रॉब्लम में आरसी सर्किट में स्टेडी स्टेट चार्ज या लॉन्ग टाइम के बाद पूछा जाए चार्ज या वोल्टेज लॉन्ग टाइम के बाद, तो हम ये मान के चलेंगे कि कैपेसिटर की ब्रांच में करंट क्या हो चुकी है, जीरो। दिस इज वेरी स्पेशल पॉइंट। तो कुल मिला के कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्ज में दो ही कंट्रोलिंग पॉइंट हैं। पहले इस पर मैं 2-3 प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। दो ही कंट्रोलिंग पॉइंट हैं, एक कैपेसिटर का चार्ज अचानक नहीं चेंज होगा अगर उसकी रास्ते में रेजिस्टेंस है, दूसरा स्टेडी स्टेट में यानी लॉन्ग टाइम बाद कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट हो जाता है होने, उसकी ब्रांच में करंट जीरो हो जाती है कैपेसिटर की ब्रांच में। तो इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन जो सबसे कॉमन जिसको हम लोग डील करते रहते हैं, मोस्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन, दैट इज ये। यहाँ इसको लगा के अब जो हम लोग भी प्रॉब्लम करते हैं किसमें, रेजिस्टेंस आर, पोटेंशियल वी नॉट, स्विच ओपन, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। अब स्विच क्लोज करने के बाद अगर पूछा जाए कि हाँ लॉन्ग टाइम बाद चार्ज क्या आएगा, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने भी बताया, लॉन्ग टाइम बाद कैपेसिटर की ब्रांच में करंट हमें जीरो मान लेनी है। तो कैपेसिटर की ब्रांच ये है, इसमें करंट जैसे जीरो मानेंगे लॉन्ग टाइम बाद, तो करंट जीरो मीन्स आई आर जीरो, आई आर जीरो मीन्स यहाँ वोल्टेज जीरो हो जाएगा। जब यहाँ वोल्टेज जीरो हो गया रेजिस्टेंस का, तो वोल्टेज सिंपली आई आर होता है, तो इसको कनेक्टिंग वायर दिखा देंगे। अब ये बड़ा स्पेशल फीचर हो गया है, सिंपल बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सेल के साथ अब कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा, सिंपली एक कनेक्टिंग वायर दिखेगा और फिर इधर कैपेसिटर दिखेगा। दिस इज सर्किट आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हमें केवीएल लगा के कैपेसिटर का वोल्टेज एकदम से मिल जाएगा। कैसे, जितना इधर गेन हो रहा है आगे उतना ड्रॉप होना चाहिए, राइट। तो ये पोटेंशियल क्रॉस कैपेसिटर हमें तुरंत ही मिल गया, मतलब एग्जैक्टली मिल गया, बट ऐसा होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम। जिस चीज़ को हम तुरंत मान लेते हैं कि ये वोल्टेज यहाँ गया, ऐसा होता नहीं, इट टेक्स टाइम। और लॉन्ग टाइम के बाद ये सारा वोल्टेज यहाँ पाता है, उसमें सर्किट में करंट क्या हो जाती है, जीरो। यहाँ पोटेंशियल जीरो, ये कन्वर्ट किस में जाता है, कनेक्टिंग वायर में। तो दो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उसको मिक्स करके एक क्वेश्चन में और डिस्कस करता हूँ। इस पे तो सैकड़ों क्वेश्चन बनते हैं, बट लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लम। इसे ये एक सर्किट है, इस प्रॉब्लम देखते हैं। कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज है मानते हुए, कोई चार्ज यहाँ नहीं है, स्विच ओपन है, आर टू आर इस रेजिस्टेंस हैं। अब इसमें स्विच को क्लोज किया जाता है यूजुअली, जिससे सिंबल लेते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट विल बी करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस एट t इक्वल टू 0 प्लस, यानी स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद। तो स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद देखें कैपेसिटर कहाँ है, यहाँ है। कैपेसिटर की ब्रांच में रेजिस्टेंस है, यस, तो इसका चार्ज जीरो का जीरो लिया जाएगा तुरंत बाद भी, पहले जीरो था, चेंज नहीं होगा। तो वोल्टेज जीरो मीन्स इट इज ए कनेक्टिंग वायर। तो स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद जो सर्किट होगा इफेक्टिवली वो कुछ ऐसा दिखेगा। सर्किट कैपेसिटर को हम दिखा देंगे किसमें, कनेक्टिंग वायर में। और ऐसा करने के बाद सर्किट हमें कुछ ऐसा दिखने लगेगा, राइट। तो ये हो गया आर, ये हो गया वी नॉट, दिस इज 2R, दिस इज 2R। इसमें ये दोनों हो गए पैरेलल में,
दैट इज पहले इनका आर ही आ जाएगा, आर आर के साथ मिलकर 2R। तो सेल को लगेगा अगर रेजिस्टेंस सर्किट में 2R, तो सेल करंट क्या भेजेगी करंट वो V0/2R। और ये दोनों करंट, ये जो करंट जा रही है इन दोनों रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में है और रेजिस्टेंस इक्वल है, इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो बिल्कुल सिंपल बंटवारा होगा, यानी बराबर बराबर होगा, तो दोनों में करंट बराबर आ जाएगी। इसमें करंट आ जाएगी V0/4R, यहाँ भी क्या आ जाएगी, इसी का था V0/4R। तो हमें दोनों ब्रांच में करंट मिलेगी, तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर की चार्जिंग करंट इनिशियल क्या होगी, V0/4R, राइट। और यहाँ करंट मिलेगा V0/2R, तो हर ब्रांच में करंट आ गई। फिर अगला क्वेश्चन इसका बनेगा, लॉन्ग टाइम बाद यानी t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर व्हाट विल बी पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, व्हाट विल बी चार्ज ऑन कैपेसिटर, और डिफरेंट ब्रांचेज में करंट क्या होगी। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट दिट इज आल्सो वेरी सिंपल। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया अगर वो लगाएं उसे वो सभी को ज़्यादातर पता ही रहता है, नॉट वेरी स्पेशल बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लॉन्ग टाइम बाद कैपेसिटर का चार्ज क्या हो जाना है, कांस्टेंट हो जाना है। कांस्टेंट हो जाने का मतलब किसकी, इस ब्रांच में करंट जीरो कहते ही हम कह सकते हैं कि ये इसका वोल्टेज जीरो हो गया, इसका वोल्टेज जीरो हो गया। तो दो चीज़ें, एक तो इसमें करंट नहीं दिखाएंगे तो ओपन सर्किट दिखाया जाता है, जिससे कि हम इधर करंट भेजेंगे ना। ये अलग बात है कि यहाँ कैपेसिटर पड़ा हुआ है और इस पर चार्ज भी है और वोल्टेज भी है, बट यहाँ कोई करंट नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह से कुछ सिंबल बना लेना चाहिए। जो नीचे वाले रेजिस्टेंस हैं लॉन्ग टाइम बाद ये तो एक्टिव रहेंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉन्ग टाइम बाद सर्किट हमारा कुछ ऐसा होगा, ये इसमें समझने वाला पॉइंट है, राइट। जैसे यहाँ करंट जीरो हुई लॉन्ग टाइम बाद, ये तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा, IR जीरो हो गया इसका। तो इसको हम कनेक्टिंग वायर दिखाएं, लेकिन कनेक्टिंग वायर दिखाने से खाली ये कन्फ्यूजन होता है कि करंट कुछ लोग इधर भेजना शुरू कर देते हैं कि इसको ओपन दिखा देना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज करंट सब जीरो हो गया। हाँ, कैपेसिटर को दिखाना चाहिए क्योंकि यहाँ वोल्टेज है, बट करंट कोई नहीं आएगी। तो जो भी करंट यहाँ से चलेगी वो इसमें फिर चली जाएगी, तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो लॉन्ग टाइम बाद ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, ये बाहर हो गया। जबकि शुरू में क्या था, ये दोनों पैरेलल में आए थे, इसके साथ सीरीज में आए थे स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद। ये डिफरेंस हो जाता है लॉन्ग टाइम बाद सर्किट के बिहेवियर में। तो सेल को लगेगा कि सर्किट में रेजिस्टेंस है 3R, क्योंकि दोनों हो गए सीरीज में, तो करंट हो जाएगी V0/3R, और वो V0/3R ऐसे यही जाके यहाँ इधर चली जाएगी। तो यहाँ पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस करेगी वो, IR, यानी I V0/3R इंटू रेजिस्टेंस 2R, तो 2V0/3 पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगी। अब इससे क्या फायदा हुआ कि ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ये दोनों पॉइंट, एक यहाँ कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है, तो इनके बीच में भी KVL के हिसाब से एज पर KVL यहाँ से यहाँ भी पोटेंशियल 2V0/3 होना चाहिए। रेजिस्टेंस में कुछ है नहीं क्योंकि करंट नहीं, तो जो पोटेंशियल यहाँ होना चाहिए फिर किसके हिस्से में आएगा, कौन शेयर करेगा, दैट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का हमें पोटेंशियल लॉन्ग टाइम बाद मिल गया 2V0/3, हेंस चार्ज मिल गया C इंटू 2V0/3। ये जो दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इन्हीं पर बेस्ड इनिशियल और फाइनल जो कंडीशंस होती हैं सर्किट की वो सॉल्व हो जाएगी। बीच में किसी टाइम t पर क्या चार्ज होगा, करंट होगा, उसको पाने के लिए हमें फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो उस तरह की चीज़ें नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस।